हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सजेशंस टू फॉर रिमूविंग द वीकनेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल लॉ की वीकनेसेस क्या हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इंटरनेशनल लॉ की जो वीकनेसेस हैं उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। पिछली वीडियोस जो भी मैंने बनाई हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ बट डिस्पाइट दैट स्टेट्स ऑनर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो कि सबको पता है एक वीक लॉ है, फिर भी जो स्टेट्स हैं वो उसको ऑनर करते हैं और मानते हैं, मगर सारे नहीं ना मानते। चक्कर तो यही है। द वीकनेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ मे बी रिमूव्ड इन द फॉलोइंग वेज। अगर इंटरनेशनल लॉ की जो वीकनेसेस हैं वो ख़त्म करनी है तो फॉलोइंग पॉइंट्स हमें फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, देयर मस्ट बी इमीडिएट कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की कोडिफिकेशन होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ऐड होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए। रिटन फॉर्म में होगी तो ही वो स्ट्रेंथन करेगी सिचुएशन को। अगर रिटन फॉर्म में नहीं होगी, सुनी सुनाई बातों के लिए लॉ थोड़ी ना होता है फिर, क्योंकि वो ठोस फॉर्म में होगा ही नहीं लॉ। तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी प्रॉपर कोडिफिकेशन की जाए। सेकेंड, देयर मस्ट बी इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव और enforcement machinery so that the decisions may be implemented or enforced। एक प्रॉपर इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव मशीनरी होनी चाहिए या कोई एनफोर्समेंट मशीनरी होनी चाहिए जो कि जो आउटकम्स निकलें उसको एनफोर्स करवा सके। अब क्या होता है, जो ताकतवर कंट्री हैं यूएसए रशिया अपनी मनमर्जी कर लेते हैं, उनको कोई यूनाइटेड नेशन से लेना देना नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुछ कहा उनसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी मशीनरी होनी चाहिए जो जो भी आउटकम्स हैं, जो उनके डिसीजंस हैं वो एनफोर्स करवा सके, चाहे रिच कंट्री हो चाहे पुअर कंट्री हो। थर्ड पॉइंट, द अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शुड बी मेड कॉम्प्रीहेंसिव एंड रेफरिंग ऑफ केसेस टू इट शुड बी मेड कंपल्सरी। अभी अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अगर हमने केस करना है तो जो कंसर्न कंट्रीज़ हैं सबका म्यूचुअली होना चाहिए कि वही म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सारे के सारे कंट्रीज़ मिल के जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, तभी वो मैटर को कंसिडर करेगा, कन्फ्लिक्ट को कंसिडर करेगा। मगर अगर कोई भी एक पार्टी कहती है कि मैं एग्री नहीं करती, मैंने नहीं जाना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, तो वो केस या फिर वो कन्फ्लिक्ट का मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे नहीं जाता, ठीक है। तो ये पॉइंट कहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जो दायरा है, जो उसमें जो कॉम्प्रीहेंसिवनेस है उसको बढ़ा देना चाहिए और कई केसेस जो किसी मसले की वजह से नहीं आ पाते वो सारे केसेस आने चाहिए ताकि सबको जस्टिस मिले। फोर्थ पॉइंट, फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्रिमिनल डिस्प्यूट्स द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड शुड बी एस्टैब्लिश्ड। आपको पता है आजकल क्या होता है, एक कंट्री में क्रिमिनल्स होते हैं, वो पैसा पूसा खाते हैं, भाग जाते हैं किसी और कंट्री में, दूसरे कंट्री से पैसा खाते हैं, तीसरे कंट्री में भाग जाते हैं। तो क्राइम तो हो ही रहा है ना, मगर किसी और कंट्री में चले जाते हैं तो उनको शरण मिल जाती है वहाँ पे जाके, ठीक है। वहाँ पे जाके ये दिखा देते हैं कि भाई हमारे कंट्री में हमारी जान को खतरा है, इसलिए हमारे को यहाँ पे असाइलम दे दो, ठीक है। तो अब ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए, लाइक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बननी चाहिए जिसमें उनकी सुनवाई हो सके और उनके खिलाफ मुकदमे लड़े जा सकें, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भाग के ना जा पाएँ। नेक्स्ट आता है, फॉर द एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरनेशनल क्राइम्स देयर मस्ट बी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम्स करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाता है तो कंट्रीज आपस में मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन से तैयार करें, लाइक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इन्वेस्टिगेशन फॉरेन ऑफिसर्स प्लस डोमेस्टिक जो विद इन द कंट्री इंडिजिनस ऑफिसर्स हैं वो मिल के करें और एक अच्छे रिजल्ट की तरफ जाएं और क्रिमिनल्स को जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भागते हैं उनको सांस ना लेने दें। देयर मस्ट बी अ प्रोसिक्यूशन सेल ऑल्सो, तो उनको प्रोसिक्यूट भी किया जाए वहाँ पे, समझ गए बात। देयर मस्ट बी कांस्टेंट रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऐसा नहीं है कि एक बार इंटरनेशनल लॉ बन गया तो वही सब कुछ है। इंटरनेशनल लॉ का लगातार रिव्यू चलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये तो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, तो लॉ भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आती रहती, तो इंटरनेशनल लॉ में भी टाइम टू टाइम तब्दीलियाँ आनी चाहिए, समझ गई बात, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ वर्क हमेशा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर मस्ट बी सफिशिएंट एनहेंसमेंट ऑफ द स्कोप एंड पावर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमीशन। इंटरनेशनल लॉ कमीशन के जो
पावर्स हैं और जो इनका स्कोप है वो बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लॉ कमीशन नई नई चीज़ें, नए नए लॉज को सामने ला सके और लोगों को नहीं, मतलब कंट्रीज़ को उसके पीछे लॉजिक के बारे में अच्छे तरीके से बता सके। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑथोराइज्ड टू इंटरवीन इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द स्टेट। ये थोड़ा खतरनाक मुद्दा है, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन को ऑथोराइज़ कर देना चाहिए कि वो किसी भी कंट्री के इंटरनल मुद्दे में बोल सके, ताकि कई कंट्रीज़ में जहां आम जनता के साथ काफ़ी जुल्म हो रहा है वहां पे गवर्नमेंट ये ना कह सके कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। जैसे कई कंट्रीज़ हैं उसमें क्या होता है, जैसे कई कंट्रीज़ में होता है कि आप अगर देखोगे तो अगर कई कंट्रीज़ में तो उन जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे अभी क्या हो रहा था, क्या कहते हैं, अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे जो श्रीलंका है वहाँ के लोगों के ऊपर जो सरकारें काफ़ी जुल्म कर रही थी और लोगों ने काफ़ी दंगे दुंगे कर लिए और काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट वगैरह कर लिया सरकार के खिलाफ के वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी घुस गए कि अब जब तक वो रिज़ाइन नहीं देता हम नहीं जाते। ठीक है, तो कई जगह पे जो उनकी सरकारें हैं कंट्रीज़ की वो एट्रोसिटीज़ कर रही हैं, कई कंट्रीज़ में हो रहा है ऐसा। ठीक है, जैसे अगर आप अरब कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एट्रोसिटीज़ क्या है, अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है उसे मरवा देते हैं। जो एक और बंदा मरवाया था, जो मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ ना कुछ किया था उसमें, आपको पता ही है कि मतलब वो मरवा दिया था, एक जर्नलिस्ट था वो मरवा दिया था। तो ऐसे मैं ये नहीं कह रहा उसने मरवाया इसने मरवाया, कहीं यूट्यूब चैनल ही ना बैन हो जाए। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई भी पंगा हो रहा है, जो उनके जो डोमेस्टिक जो लोग हैं विद इन द कंट्री रहते हैं उनके ऊपर अगर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं तो यूनाइटेड नेशन को संज्ञान लेना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और वो अपना पल्लड़ा झाड़ नहीं सकती ये दिखा के कि भाई हमें इंटरफेयर नहीं करना क्योंकि इस पर्टिकुलर कंट्री का इंटरनल मैटर है। अगर ऐसे इंटरनल मैटर करते रहे तो पता नहीं कितने कंट्रीज़ में तो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके वहाँ तो क्या पता डेमोक्रेसी है या नहीं है। समझ गई बात। नेक्स्ट, ये कंट्रोवर्शियल इसलिए कि क्या पता अगर ऐसा सिचुएशन होगी तो जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो इंटरवीन करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देंगी बाकी कंट्रीज़ के जो मैटर में। फॉर द नेक्स्ट आ जाता है, फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स द यूज़ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स मस्ट बी एनकरेज्ड। अगर हमने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है तो जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो पहले आ चुके हैं, जो पहले सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, उनकी हेल्प ली जा सकती है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे जिनके थ्रू जाके हम इंटरनेशनल लॉ को सुधार सकते हैं। ये सबको पता है कि इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है। जब अमीर कंट्रीज़ ने फॉलो करना होता है तो वो किसी भी लॉ को नहीं मानती। ठीक है ना, जैसे रशिया यूएसए अपनी मनमर्जी करती हैं, और जब उन्होंने क्या कहते हैं जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कुछ इधर उधर कर दें लॉ से हिल के, तो उनको इंटरनेशनल लॉ का मतलब लामा दे के या फिर उनको इंटरनेशनल लॉ की दुहाई दे के कह देती हैं तुमने ये लॉ तोड़ दिया वो लॉ तोड़ दिया। समझ की बात। तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें सबके ऊपर लॉ बराबरी से लगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंटरनेशनल लॉ के बाकी टॉपिक्स भी लाता रहूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबके मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।